खबरें विस्तार से। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि महिलाओं को जल्द ही 1500 रुपए की पेंशन मिलने लगेगी। कैबिनेट की अगली बैठक में इस पर फैसला हो जाएगा। चंद्र कुमार ने यह भी कहा कि सरकार 1 लाख नौकरी का वादा भी जल्द पूरा करेगी। कृषि मंत्री ने ये दावा दोहराया और नड़होली में जनसभा को संबोधित करते हुए ये एक बार फिर से ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से हर चुनावी गारंटी को पूरा करेगी। कि जितनी हमारी माताएं बहनें गांवों में रहती है उनके खाते में 1300-1500 रुपया जो है वो हर महीने उनके खाते में डाले और उसकी जो है वो रिपोर्ट तैयार कर ली है और उसको बड़ी जल्दी हमारी जो काबीना की बैठक होगी हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी सरकार के पहले बजट को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि बजट से हिमाचल की दिशा तय होगी। हिमाचल जल्द ही खुशहाल और समृद्ध राज्य बनेगा। सीएम ने कहा कि बेशक हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हम पर करोड़ों का कर्ज है जिससे निपटकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में 4 साल लगेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 4 सालों तक विकास नहीं होगा। विकास होगा, विकास कार्यों में कोई कमी ना हो, इसके लिए निवेश होंगे और 17 मार्च को जो बजट पेश होगा उसमें हिमाचल की दिशा तय होगी। सीएम ने ये बातें आज चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली से मेघालय रवाना होने से पहले न्यूज़ 18 से खास बात। सर, पहला बजट होगा, हिमाचल की जनता तोहफे की उम्मीद कर रही है, क्या मुख्य प्राथमिकताएं रहने वाली है इस बजट में आपकी? देखिए, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और हमने कई बार कहा है कि हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कम से कम अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 4 साल लगेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि विकास में कोई कमी रहेगी। विकास को और तेज़ किया जाएगा, नई इन्वेस्टमेंट लाई जाएगी। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश एक खुशहाल और समृद्ध राज्य होगा, लेकिन हमें उसकी दिशा तय करना इस बजट में हम प्रयास करेंगे। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को लीगल किया जा सकता है, इस बात के संकेत दिए हैं सीपीएस सुंदर ठाकुर ने। सुंदर ठाकुर मनाली में हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान की तरफ से औषधीय पौधों की खेती के ट्रेनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ करने पहुंचे थे, जिसमें लाहौल स्पीति, कुल्लू, कोटी और पुजरली शिमला क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों, महिला और युवा मंडल के सदस्यों को औषधीय खेती करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस मौके पर सुंदर ठाकुर ने कहा कि सरकार राज्य में भांग की को लीगल करने पर विचार कर रही है, जिसका औषधीय और औद्योगिक इस्तेमाल होगा। कार्यक्रम रखा है कि जो भी हमारे जो है समशीतोष्ण में मतलब जो क्षेत्र है जो कि टेम्परेट है 1500 एल्टीट्यूड से ऊपर जो जड़ी बूटियां हैं उसे कैसे उसकी खेती के लिए उसको लोगों को उसके लिए तैयार करना है और उन्हें जो उस खेती को किस तरह उन्हें जो ये जड़ी बूटियां हैं उन्हें प्रोत्साहन देते हुए उसके बाद उसके मार्केटिंग को लेकर भी है, उसे कैसे एक्सपोर्ट किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो औषधीय पौधे हैं, अब जैसे इन्होंने बताया कि 300-400 औषधीय पौधे हैं जिनमें 7-8 की यहाँ पे हमारे क्षेत्र में जो है खेती की जा सकती है। जो हमारे जिसे उन्नत किसान कहा जाए तो वो लोग यहाँ पे लाहौल से, शिमला से, कुल्लू से यहाँ पे हैं, तो मैं समझता एक बहुत अच्छी कार्यशाला है। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भंग किए जाने के मुद्दे पर अब सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने फैसले पर सवाल उठाए हैं तो सीएम सुक्खू ने फैसले को सही और जरूरी बताया। वहीं HPSSC यानी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हमीरपुर स्थित दफ्तर पर ताला जड़ दिया गया है, जिससे वहां तैनात कर्मचारियों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें और कहां जाएं। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग यानी HPSSC के दफ्तर में सन्नाटा पसरा है। गेट पर ताला जड़कर पहरेदारी के लिए पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई है।
मंगलवार को ही सीएम ने पेपर लीक मामले की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद एचपीएससी को भंग करने का फैसला किया था। जो चयन आयोग हमीरपुर है उसे पूरी तरह से भंग कर दी गया है। फिलहाल इस वक्त जो कार्यालय है पूरी तरह से सुनसान पड़ा है। यहाँ पे कोई कर्मचारी अंदर नहीं है और सिर्फ पुलिस के पहरे में ही पूरा कार्यालय है। वहीं जो आज सुबह के समय जो कर्मचारी यहाँ पे आए थे, जो इनका टाइमिंग था, ऑफिस टाइमिंग है, उन्हें भी अंदर जाने नहीं दिया गया है क्योंकि प्रदेश सरकार ने इसे पूरी तरह से भंग कर दिया और जो कर्मचारी है उनको भी किसी दूसरे विभागों में स्थानांतरित करने के लिए भी आदेश दिए गए। लेकिन फिलहाल जो आदेश हैं वो भी कर्मचारियों की समझ से परे हैं क्योंकि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वे कहाँ वहां पे किस कार्यालय में शिफ्ट होंगे। सीएम सुक्खू ने जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि 3 साल हुए कई पेपर लीक में इस दफ्तर के ऊपर से नीचे तक के कई कर्मचारी शामिल थे, जिन्हें अब दूसरे विभागों में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन शिफ्टिंग तक यहाँ तैनात करीब 64 कर्मचारी क्या करेंगे, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा। 64 कर्मचारी कार्यरत है, वे यहाँ पे मौजूद हैं और उन्हें अभी अगले आदेशों का इंतजार है। फिलहाल अगले आदेश मिलने तक ये कर्मचारी भी पशुपेश में कि वह कहाँ जाएंगे क्योंकि इनके लिए कोई और अन्य विभाग में कहाँ पे स्थानांतरण किया जाएगा ये भी तय नहीं हुआ है। हमीरपुर के एडीसी का कहना है कि दूसरे विभाग में शिफ्टिंग या तबादले से पहले ही दफ्तर के दरवाजे कर्मचारियों के लिए इसलिए बंद कर दिए गए ताकि मौजूद रिकॉर्ड से कोई छेड़छाड़ ना की जा सके, क्योंकि पेपर लीक मामले की जांच अभी जारी है। पोस्ट कोड्स हैं जिसमें कि 4-5 हज़ार के करीब उनमें वैकेंसीज हैं, तो उन पे तो अभी क्योंकि विजिलेंस विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है, तो जैसे भी फ्यूचर में गवर्नमेंट के डायरेक्शंस होंगे उस हिसाब से उस पर होगा। सेकंड कैटेगरी हमारे पास ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो कि एडवर्टीजमेंट जिसमें हो चुकी है, लेकिन एग्जाम होना था या एग्जाम की डेट फाइनलाइज होनी थी, कई फाइनलाइज हो चुकी थी कई। वहीं बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि क्या एचपीएससी को भंग करने से पेपर लीक और रोजगार की समस्या का समाधान हो जाएगा। इस कमीशन को के लिए जो उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि वो नियम के अनुसार ही किया होगा, लेकिन प्रश्न ये है कि आखिरकार बंद होने से समस्या का समाधान हो रहा है। बीजेपी के सवाल पर सीएम सुक्खू ने कहा कि एचपीएससी अपनी विश्वसनीयता इस कदर खो चुकी थी कि अब उसके जरिए होने वाले हर परीक्षा संदेह के दायरे में होते, लिहाजा उसे भंग करना ही सबसे अच्छा उपाय था। नहीं, जहां युवाओं को धोखा दिया जाता हो, युवाओं की से पैसे लेकर पेपर बेचे जाते हों, जहां सिलेक्शन सिर्फ चंद लोगों की होती हो, लाखों लोग युवा एग्जामिनेशन में बैठ जाते थे इस आशा के साथ कि रोजगार मिलेगा, लेकिन वहां पहले ही पेपर बिक गया होता तो रोजगार कहाँ मिलेगा। इस दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूं कि जब गंभीर शिकायतें आई तभी हमने उसको भंग किया और हमने कहा कि जिस संस्था पर उंगली उठी है और जो संस्था युवाओं को धोखा देती रही आई है 3 साल पहले से, मुझे तभी बने 2 महीने हुए, जब मैंने फैक्ट्स देखा और फैक्ट्स देखने के बाद मैंने फैसला किया, उसके आधार पर मैंने इसको भंग किया। जो पिछली सरकार की जिम्मेवारी थी जयराम सरकार की, वो इसको पूरी तरह से नहीं निभा पाई। उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए, लगातार ये स्तर और बढ़ता गया और माफिया लगातार हिमाचल प्रदेश में पेपर माफिया काम करता। वो पुलिस लीक तक नहीं, इस चयन बोर्ड में लगातार 3-4 साल से काम कर रहा था। आज मुझे बड़ी खुशी के साथ इस बात की कि मुख्यमंत्री ने साहस दिखाया। यानी सरकार का रुख साफ है कि एचपीएससी के भंग होने से चाहे जिसे जितनी परेशानी हो, अब पेपर लीक जैसे कांड से छात्रों के भविष्य की राह में परेशानी नहीं बनने देंगे। दिल्ली से शिवम प्रताप और हमीरपुर से जसबीर कुमार के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 शिमला। कांग्रेस नेता संजय सिंह चौहान ने कृषि सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष का पद संभाल लिया। पर बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। संजय सिंह चौहान ने कहा कि कृषि सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक किसानों और महिलाओं के उत्थान के लिए काम करेगा। प्रदेश सरकार भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के विकास के लिए काम कर रही है। हम बैंक की योजनाओं के जरिए महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का विकास करेंगे। धन्यवाद करूंगा ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जो कि हमारी प्रदेश की सरकार के मुखिया हैं और उनके आशीर्वाद से मैं इस बैंक का चेयरमैन बना हूँ। आज पहला दिन है, आज मैंने कार्यभार संभाला है। जो उन्होंने कुछ मेरे को ब्रीफ किया है, उसके अनुसार आने वाले समय में हम बैंक को एक नई दिशा देंगे। खासकर जो महिलाएं, बेरोजगार युवा हैं और जो कृषक हैं, उनको ध्यान में रखते हुए
बैंक को आगे बढ़ाएंगे। शिमला के लोअर कुप्टा धार में 22 साल के एक युवक ने खुदकुशी कर ली है। युवक ने पहले अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर बाय बाय शिमला लिखा, फिर फंदा लगाकर उससे झूल गया। युवक का नाम रोहित था। वो सिरमौर का रहने वाला था और शिमला में किराए के मकान में रहकर एमए की पढ़ाई कर रहा था। पुलिस के मुताबिक युवक पार्ट टाइम जॉब भी करता था, लेकिन खुदकुशी क्यों की ये अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आज थाना सदर के क्षेत्र में लोअर कुफ्टाधार का ये मामला है। वहाँ पर एक युवक जिसका नाम रोहित है और जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष है और जिला सिरमौर का वो रहने वाला है। वो बतौर किराएदार वहाँ रहता था। तो सुबह जो है सूचना हमें मिली है कि इस युवक ने जो है कमरा में अपने आप को लटका लिया है, जिस पर पुलिस मौका पर गई। मौका पर ये पाया गया कि ये युवक जो है बतौर किराएदार वहाँ रहता था। इसने जो अपने कमरे की कुंडी अंदर से बंद की थी और खुद को जो है एक जो निवारी बेल्ट है उसके सहायता से पंखे के हुक से अपने आप को लटकाकर इसने आत्महत्या करना प्रतीत हो रही है। मंडी के अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में साबरी ब्रदर्स के परफॉर्मेंस पर बवाल बढ़ता जा रहा है। विरोध की आग हमीरपुर तक पहुंच गई है। हमीरपुर में हिंदू जागरण मंच के लोगों ने डीसी से मिलकर ये मांग की है कि धार्मिक आयोजनों में ऐसे कलाकारों को शामिल नहीं किया जाए। हिंदू जागरण मंच ने डीसी को सीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ये मांग की गई है कि कुछ दिन बाद सुजानपुर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय होली मेले में भी ऐसे किसी भी कलाकार को लाया जाए, बल्कि स्थानीय कलाकारों को परफॉर्म करने का मौका मिले जो हिमाचल की देव संस्कृति की समझ रखते हैं। सरकार से हम ये मांग करते हैं कि मेले चूंकि सनातन संस्कृति का हिस्सा हैं, इसमें देव संस्कृति और देव परंपराओं के प्रोत्साहन के लिए ये आयोजित होते हैं, जिसमें किसी अन्य धर्म का कोई संबंध नहीं है। तो वहाँ ऐसे कलाकारों को बुलाया जाए, ऐसे गायकों को बुलाया जाए जो देव संस्कृति को समझते हों, उसकी जानकारी रखते हों और हम वो उस संस्कृति को प्रोत्साहित करें। हमारे ध्यान में ये आया है कि जो हिमाचल के कलाकार हैं उनको तो 2000-4000 रुपये दिया जाता है, लेकिन हमारी गाढ़ी कमाई का लाखों रुपया ऐसे बाहरी कलाकारों के ऊपर लुटाया जाता है जो हमारी देव संस्कृति का हिस्सा नहीं है। मंडी में चल रहे शिवरात्रि महोत्सव में शामिल हुए सीपीएस सुंदर ठाकुर ने साबरी ब्रदर्स के कार्यक्रम को लेकर हो रहे विरोध को गलत बताया है। सीपीएस सुंदर ठाकुर महोत्सव के मध्य जलेब यानी दूसरी शोभा यात्रा में शामिल हुए। राजा राजमाधो मंदिर से पड्डल मैदान तक निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। कई देवताओं को भी इस जलेब में मंदिर से पड्डल मैदान तक लाया गया। 19 तारीख से शुरू हुए महोत्सव का समापन 25 तारीख को होगा। सुंदर ठाकुर ने साबरी ब्रदर्स के परफॉर्मेंस पर सवाल उठाने वालों को कहा कि ऐसे आयोजनों को लेकर धार्मिक भेदभाव की बातें नहीं होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है आप हर बात को मुद्दा बनाते रहेंगे। जब गाना कोई है तो मेरे ख्याल से हर बात को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। फिर तो ऐसा है कि कोई पिक्चर में फिल्म फ्रेम में कोई दूसरे धर्म की फ़ोटो ही आ जाए तो आप उसी को मुद्दा बनाना शुरू कर दें। ये संकीर्ण मानसिकता है। ऐसे में हम इन देवी देवताओं के पास यही गुजारिश करेंगे या प्रार्थना करेंगे कि जो एक पिछला दौर हमने देखा है, बेशक वो कोरोना का दौर था, बेशक वो एक बहुत बड़े जो महामारी का हमने दौर देखा है, ऐसा दौर कभी इस जो है हमारे विश्व में कभी ना आए। मंडी के अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में देवताओं का मेला लगा हुआ है। मेले में 200 के करीब देवता अपने स्थान से चलकर यहाँ आए हैं। इनमें एक देवता ऐसे भी हैं जो मन से 1.25 किलो अनाज और लोहे का चढ़ावा चढ़ाने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तुंगासीगढ़ के गणपति देवता मगरू महादेव
बड़े देव कमरूनाग और बल की माता आदित्य शक्ति राधा सहित देवताओं के इस मेले में अब तक 190 से ज्यादा देवी देवता पहुंच चुके हैं। कुछ देवता मंडी के स्थानीय मंदिरों में विराजित हैं, जबकि ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव स्थल पड्डल मैदान में ही ठहरे हुए हैं, जहां सेवक देवताओं की सेवा में जुटे हैं तो भक्त और साधक उनके दर्शन कर आशीर्वाद पाने को उमड़ रहे हैं। जो अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ावे भी चढ़ा रहे हैं, मगर यहाँ विराजित एक देवता का चढ़ावा सबसे अलग होता है, जिनका नाम है श्री देव खेहड़ी नागड़ू। इनका मूल स्थान है मंडी जिले के ही द्रंग का उत्तर साल। मान्यता है कि श्री देव खेहड़ी नागड़ू सिर्फ 1.25 किलो अनाज और लोहे के चढ़ावे से ही प्रसन्न हो जाते हैं, और जो भी भक्त सच्चे मन और विश्वास के साथ उन्हें चढ़ावा चढ़ाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इनको जो है मानो शेषनाग के रूप से माना गया है। ये प्रभु श्री बुढ़ानू के जल झील से इनकी उत्पत्ति हुई है। इनको जो है श्रद्धालु मतलब जैसे आपने कोई तमन्ना को के लिए अनाज 1.25 किलो अनाज को और काला सोना जो है इससे उधार किया जाता है। प्रभु को अगर साक्षात रूप में देखने के लिए जो है सद्भाव से अगर भक्त प्रेरित करते हैं तो प्रभु दर्शन भी देते हैं। मंडी में देवता मेले की ये परंपरा सदियों पुरानी है, जहां महाशिवरात्रि पर आसपास के सभी देवी देवता मंडी शहर के राजा राज माधव राय मंदिर में विराजित भगवान से मिलने आते हैं और 7 दिनों तक चलने वाले महाशिवरात्रि महोत्सव तक यहीं रुकते हैं। इस बार महाशिवरात्रि उत्सव 19 फरवरी से शुरू हुआ है, जो 25 फरवरी तक चलेगा। देवता मेले में शामिल होने के लिए यहाँ आसपास के कुल 216 देवता हर साल आते हैं, जिनमें से कुछ अभी तक नहीं पहुंचे हैं। अभी 216 देवी देवता हमारे पंजीकृत हैं। उनकी जो मंडी में हमारे 192 और 90 के करीब आते हैं, और मुझे उम्मीद है कि 10 देवता और आने हैं, और कल तक वो सारे देवता यहाँ पहुँच जाएंगे। कि कुछ एक देवता अभी पीछे है, वो चले उनका कुछ अपना जो शुरू से काल से उनका अपना आयोजन होता है, वो 30 दिन ही पहुँचते हैं, और शाम तक पहुँचेंगे या कल तक पहुँच जाएंगे। देवताओं को उनके भक्त मेले में उनके मंदिरों से देव रथ पर लेकर यहाँ तक आते हैं, और जब तक देवता यहाँ विराजित रहते हैं, वो उन्हें नृत्य संगीत के जरिए प्रसन्न रखने में जुटे रहते हैं। देवताओं का ऐसा मेला दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। वीरेंद्र भारद्वाज, न्यूज़ 18, मंडी। लाहौर स्पीति में इन दिनों फागली उत्सव और पुनः त्योहार मनाया जा रहा है। फागली उत्सव में गांव के लोग पारंपरिक वेशभूषा में एक जगह जमा होकर प्राकृतिक आपदा से गांव की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, साथ ही अच्छी फसल, खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हैं। वहीं पुनः त्योहार पुत्र जन्म की खुशी में मनाया जाता है। इसमें लोग एक टोकरी में पूरी, घी और योरा का प्रसाद बनाकर भगवान को चढ़ाते हैं। कहते हैं कि इस त्योहार के इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए स्वर्ग लोक से देवता भी 7 पौड़ी नीचे उतरते हैं। यहाँ पे आके सभी गांव वाले आके भूमि पूजन करते हैं। इसके बाद हमारे जो भी कार्य हो शुरू होगा। जिस घर में आज जिस घर में किसी को लड़का पैदा होता है तो उसको हम ल्योर देते हैं, अपने हिसाब से हम ल्योर बोलते हैं, और उस घर में नाच गाना करते हैं। आज के दिन हम उसमें खुशी मनाएं। किन्नौर के जिला मुख्यालय रिंकांगबियो में रामलीला मैदान में 3 साल बाद तिरंगा लहराया गया, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ तिरंगा लहराने का विरोध कोई कर रहा था, बल्कि हैरानी की बात यह है कि 3 साल तक 108 फीट ऊंचे खंबे इसलिए नहीं फहरा क्योंकि प्रशासन कहता था कि उसके पास झंडे के लिए फंड ही नहीं।
रामलीला मैदान में तिरंगा फहराने के लिए ये खंबा 6 साल पहले लगा था, जिस पर 3 साल तक तिरंगा शान से लहराता रहा, मगर पिछले 3 साल से खंबे पर झंडा नहीं था, जिसे लेकर कांग्रेस लगातार सवाल भी उठाती रही। और अब जब कांग्रेस सत्ता में आई तो उसकी पहल पर यहां तिरंगा फहराया गया। पिछले 3 वर्षों से जो सबसे ऊंचा जो राष्ट्रीय झंडा डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस, एसडीएम ऑफिस के बगल में लगा है, उसको जो है इन्होंने लगातार अपमान जो है 3 साल किया। इसलिए किया कि बेरंग इसका जो स्टैंड है, जो झंडा है, वो पड़े रहा, इसमें कभी भी झंडा नहीं लहराया गया। जहां पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां साल मना रही थी, जहां पूरे हिमाचल और देश के साथ किन्नौर में भी इस आयोजन को हर जगह पे किया गया, उसी समय में विपक्ष ने जब इस मुद्दे को उठाया, फिर भी जो है इन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भी इस झंडे को नहीं लहराया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इन्होंने इस राष्ट्र ध्वज का निरंतर 3 साल जो है तिरस्कार किया। आज बड़ी खुशी की बात है कि माननीय जगत सिंह नेगी जी, हमारे यहाँ से जिला किन्नौर से जो कैबिनेट मिनिस्टर है, ने तुरंत निर्देश देके आज रिकॉन्ग पीओ में दोबारा से जो है हमारा देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया है। इससे जो है यहाँ किन्नौर में दोबारा से अमन, देश और खुशहाली का माहौल है। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।